हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको कराया जाएगा। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 18 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो आइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका डिस्काउंट टॉपिक से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने सामान जिसका मूल्य 1215 रुपये था को इन शर्तों पे खरीदता है। यदि भुगतान 15वें दिन किया तो बट्टा ज्ञात करिए, यानी हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, बट्टा की राशि ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इन शर्तों का मतलब समझते हैं। सीधे 4 का मतलब है कि अगर भुगतान कैश करे तो उसे 4% का डिस्काउंट मिलेगा। इन शर्तों का मतलब समझ लीजिए। अगर कैश भुगतान करे तो 4% का डिस्काउंट करेगा। अगर भुगतान कैश न करके भुगतान 12वें दिन तक करे, देखिए बट्टा में 12 का मतलब होता है भुगतान 12वें दिन तक करे, तो कैश भुगतान न करके भुगतान 12वें दिन तक करे तो उसको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगला शर्त क्या है, n/30 है। n/30 यानी कि 12 दिन के बाद अगर भुगतान करता है 30 दिनों तक तो वह नो डिस्काउंट के केस में आएगा, यानी उसे किसी तरीके का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक बार फिर से इस कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। इन शर्तों का मतलब क्या होगा कि कैश भुगतान करने पर उसे 4% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर यानी वस्तु का नगद भुगतान करेगा तो 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी वस्तु का कीमत होगा उसका 4%, जैसे 1215 का 4% डिस्काउंट मिलेगा अगर कैश भुगतान करेगा तो। और कैश न करके 12 दिन तक अगर भुगतान किया तो उसे 3% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी भुगतान दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, चौथे दिन करे, 5वें दिन करे, 11वें दिन करे, 12वें दिन करे तो उसको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। और 12 दिन के बाद अगर वह 30 दिनों तक भुगतान करे तो वह n यानी कि नो डिस्काउंट के केस में आएगा। यानी कि अगर 13वें दिन भुगतान करे, 14वें दिन भुगतान करे, 15वें दिन करे, 29वें दिन करे, 30वें दिन करे तो उसे किसी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी वस्तु 1215 रुपए का है तो उसे 1215 रुपए ही पे करना पड़ेगा। अब आप एक चीज यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 30 दिन के बाद किस डिस्काउंट के केस में आएगा, तो 30 दिन के बाद इस दुकानदार के पास कोई स्कीम नहीं है। अगर आप बोलोगे कि हम 30 दिन बाद भुगतान करेंगे तो यह दुकानदार आपको सामान ही नहीं देगा, कि आपको सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इससे आगे का कोई स्कीम नहीं है। मैक्सिमम आपको कहां तक भुगतान करना है, 30 दिनों तक। अब हमें देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भुगतान 15वें दिन किया गया। तो भुगतान 15वें दिन किया गया तो किस केस में आएगा, कैश तो हुआ नहीं है कि 4% में आएगा, 12 दिन तक तो किया नहीं है कि 3% में आएगा, 12 दिन के बाद किया है, 15वें दिन यानी 12 दिन के बाद किया है तो वह नो डिस्काउंट के केस में आएगा, यानी उसे किसी तरीके का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो डिस्काउंट। ठीक है, इसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चूंकि भुगतान 15वें दिन किया है तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1215 रुपए का वस्तु है तो उसे कुल मिला के 1215 रुपए चुकाना पड़ेगा। अगला देख लीजिए, एक इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमें यहाँ पे बताना है कि यह व्यंजक इसके बराबर है तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो a माइनस बी का वैल्यू हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम a का भी वैल्यू, a और b दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल ले। तो आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस तरीके का जो व्यंजक है ना, इसका वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर 2 रहे। आप बोलोगे कि सर वर्गमूल क्यों निकाले, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है तो हम लोग उसका वर्गमूल ही निकालते हैं, इसलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए इसका हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 28 को अपने स्थान पर रखिए, माइनस है तो माइनस, 6 के लिए हम लिखेंगे 2 गुने 3, चूंकि यहाँ से 2 निकालना जरूरी है। ठीक है, बाकी रूट के भीतर जो संख्या है उसको रहने दीजिए और इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है तो पूरे के ऊपर रूट लगा दीजिए। बराबर में जो भी है उसको रहने दीजिए। √3 × a है तो √3 × a रहने दीजिए, माइनस b तो माइनस b। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जैसे था वैसे ही लिखे हैं, सिर्फ 6 के बदले में क्या लिखे हैं, 2 गुने 3। अब ऐसा जो व्यंजक होता है ना, इसका वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहे। अंदर में कुछ भी रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए।
अब 28 के लिए तो हम 28 ही लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 है तो 2 रहेगा। अब 2 के अलावा जो यहाँ पे दिख रहा है उसको रूट के भीतर ले जाइए, तो 3 को रूट के भीतर ले जाइएगा तो 9 9 तिया 27 हो जाएगा। कोई भी संख्या रूट के भीतर जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे √9 का वैल्यू क्या होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, तो √9 के जगह 3 लिखते हैं, तो 3 के जगह हम √9 भी तो लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या है, अगर रूट के भीतर लिखे तो यह √9 है, √9 गुना √3 यानी कि √27 हो गया। बस अब यहाँ से यह जिस फॉर्म में आया है ना, हमें वहाँ से हमारे लिए वर्गमूल निकालना आसान है। बराबर में √3 × a - b है तो b रहेगा। अब आगे देखिए, अब छोटका रूट के बाहर में 2 आ गया तो अब हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर इस फॉर्म में आ गया ना क्वेश्चन कि छोटका रूट के बाहर में 2 आ गया तो उसका वर्गमूल निकल जाता है। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो अपने मन से दो ऐसा संख्या आपको सोचना है, दो ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 27 और जोड़ने पर 28 आ जाए। बहुत ही सिंपल मेथड है। दो ऐसा संख्या आपको चुनना है जिसको गुना करने पर 27 और जोड़ने पर 28। तो ऐसा संख्या तो 2 ही है, 27 और 1। 27 में 1 से गुना करिएगा 27 और 27 + 1 कितना हो जाएगा 28। तो दो ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर रूट के भीतर वाला, जोड़ने पर बाहर वाला। तो ऐसा संख्या 27 और 1 है। और आपने चूंकि वर्गमूल निकाला इसलिए दोनों के ऊपर आप लगा दीजिए रूट, बीच में चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, हो गया। इस पार्ट का आपका वर्गमूल यही होगा। अब बराबर में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। तो बराबर में क्या वैल्यू है, बराबर में वैल्यू है √3 × a माइनस का b है तो माइनस का b रहेगा। अब तोड़िए 27 को, 27 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं हम। 27 के लिए क्या लिखेंगे, 3√3, चूंकि 27 का मतलब 9 × 3। वैसे भी देखिए 3√3 के लिए यहाँ भी तो 27 लिखे हैं, तो 9 × 3 9 का वर्गमूल 3, 1 √3 रूट के भीतर रह जाएगा, माइनस √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। और बराबर इधर जो वैल्यू है उसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, √3 × a - b। क्लियर। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग a और b का मान निकालने के लिए कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन LHS और RHS का। देखिए यहाँ पे √3 के गुना में क्या है, a है, √3 के गुना में क्या है, a है। यहाँ पे देखिए उसी तरीके से √3 के गुना में क्या है, 3 है। तो √3 के गुना में a, यहाँ √3 के गुना में 3, इसका मतलब a का मान क्या हो जाएगा, 3। तो a का वैल्यू आपका यहाँ से क्लियर हो गया 3। अब आगे माइनस के स्थान पर माइनस है, b के स्थान पर क्या है, 1, तो b का वैल्यू क्या हो गया आपका 1। हमें बताना था a - b का मान, तो 3 - 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 2। देख लीजिए, इस दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लीजिए। √3 गुना a के गुना में √3, हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। √3 गुना a है तो क्या हम इसको a √3 नहीं लिख सकते हैं, आंसर लिखा जा सकता है, सेम ही चीज़ तो होगा। √3 गुना a या a √3, दोनों का मतलब तो एक ही होगा। अब कंपेयर करिए, √3 के जगह √3, a के जगह कितना 3, तो a का मान 3, माइनस के जगह माइनस, b के जगह क्या है 1, तो b का मान 1। अब a - b का मान निकालना है तो 3 - 1 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका नल और टंकी से है। बोला है एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। मतलब एक रिसाव जो है वह पूरे टैंक को ना 12 मिनट में खाली कर लेगा। ठीक है, पूरे टैंक को खाली कर देगा कितने समय में, 12 मिनट में। रिसाव ना हो तो 2 पाइप A और B अलग अलग एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकता है। अब अगर रिसाव ना हो उस केस में A और B 2 पाइप है जो टैंक को भर सकता है 15 मिनट और 20 मिनट में। यानी पहला कितना समय में भर लेगा, 15 मिनट में भर लेगा, और दूसरा कितने समय में भर लेगा, 20 मिनट में भर लेगा। ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट, मिनट को हम m से डिनोट कर ले रहे हैं। क्लियर। चलिए 15 मिनट और 20 मिनट में भर लेगा। यह क्वेश्चन का जो डाटा है बस हम लोग उसी को अभी तक लिखे हैं। एक रिसाव पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है, पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली करेगा। यह खाली करने वाला है तो इसको आप माइनस से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, जो खाली करने वाला है उसको हमेशा माइनस से डिनोट कर लीजिएगा ताकि स्पष्ट होता रहे कि यह खाली करने वाला है। अगर रिसाव ना हो तो पाइप A और B एक टैंक को 15 और 20 मिनट में, पाइप A भर देगा पूरे टैंक को 15 मिनट में, पाइप B भर देगा पूरे टैंक को 20 मिनट में, अकेले अकेले। अब बोला गया है कि यदि रिसाव हो रहा हो, मतलब यह चालू हो और दोनों पाइप को भी खोला जाए, मतलब इस तीनों को एक साथ शुरू किया जाए, तीनों को एक साथ चलाया जाए, तो टैंक कितने समय में भरेगा, यही क्वेश्चन है।
तरीका यह है कि सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालिए। क्षमता कैसे निकलता है, सबका एलसीएम। तो 20, 15, 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। एलसीएम निकालने का भी एक तरीका है, सबसे बड़का को पकड़िए, इसका पहरा तब तक पढ़िए जब तक छोटका दोनों नहीं काटे। तो 20 दूना 40 नहीं काटेगा, 20 तिया 60 सब काटेगा, एलसीएम 60 हो गया। अब टंकी का क्षमता 60 हो गया। अब एक चीज आप समझिएगा कि जो रिसाव था वह क्या करता था, 12 मिनट में पूरी टंकी को खाली करता था। 12 मिनट में पूरी टंकी को खाली, तो टंकी का क्षमता 60, यानी 12 मिनट में 60, तो 1 मिनट में यह कितना खाली करेगा, 5। या 15 मिनट में पूरी टंकी को भरता है, तो टंकी का क्षमता 4 है, तो 15 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यह 4 लीटर। या 20 मिनट में पूरी टंकी को भरता है, तो टंकी का क्षमता 60 है, तो 20 मिनट में 60 लीटर, यानी 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर। तो तीनों ही टंकी के, तीनों ही पाइप के द्वारा 1-1 मिनट में कितना भरा जाएगा या कितना खाली किया जाएगा, उसका मात्रा हम लोग निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो अगर तीनों एक साथ खोलेंगे तो देखिए दोनों भरने वाला मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा, 7 लीटर, और खाली करने वाला कितना खाली करेगा, 5 लीटर। तो 7 लीटर भरेगा, उसमें से 5 लीटर खाली, 7 भरेगा उसमें से कितना खाली, 5 खाली, यानी प्रत्येक मिनट में 2 लीटर भरेगा। 7 भरेगा, 5 खाली, यानी प्रत्येक मिनट में 2 लीटर भरेगा। तो 60 लीटर भरने में क्या समय लगेगा, 60/2, यानी कि 30 मिनट का समय लगेगा इस तरीके से पूरी टंकी को भरने में। तीनों चल रहा है तो ए और बी चलेगा तो 7 भरेगा ना, और पहला नल चलेगा तो 5 खाली करेगा, तो 7 भरेगा 5 खाली, यानी प्रत्येक मिनट में 2 लीटर ही पानी भरता है टंकी में। तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 60/2, यानी कि 30 मिनट का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यह बहुत ही ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। मनीषा एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। उसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मनीषा का चाल है यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वह विद्यालय 7 मिनट देरी से पहुंचती है। जब इस चाल से चल के जाती है ना तो उसको 7 मिनट की देरी हो जाती है। यदि उसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यह नया चाल है, अगर स्पीड अपना 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। मनीषा अपने घर से विद्यालय के लिए जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब समय जो भी निर्धारित किया गया है ना उससे 7 मिनट ज़्यादा समय लेती है। लेकिन जब अपना स्पीड बढ़ा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है तो उसी दूरी को 5 मिनट पहले, यानी जो नियत समय है ना उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। ध्यान से एक चीज समझिएगा, दोनों समय को देखिए, एक दिन 7 मिनट की देरी हुई, एक दिन 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो लेट और अर्ली होगा ना तो समय में अंतर हम जोड़ के निकाल लेंगे। मतलब कि मनीषा के द्वारा दोनों दिन इस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर हो जाएगा 12 मिनट का। दोनों दिन के समय में अंतर निकाल रहे हैं हम लोग। एक दिन 7 मिनट की देरी, एक दिन 5 मिनट पहले, तो 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले में 2 रंग है ना तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। और अगर एक रंग होता है तो अंतर हम लोग घटा के निकालते हैं। जैसे 5 और 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है तो अंतर हम घटा के निकालेंगे, 5 - 3 2 हो जाएगा। लेकिन -3 और 5 में अंतर निकालना होगा तो 5 + 3 हम इस दोनों को जोड़ के निकालेंगे। तो उसी तरह से लेट और अर्ली है तो दोनों दिन इसके द्वारा लिए गए समय में अंतर कितना का, तो 7 और 5 12 मिनट का। अच्छा यह मिनट के रूप में है, ध्यान रखिएगा। समय में अंतर कितना मिनट का, 12 मिनट का। अब एक बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि जब भी किसी दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए और तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए, समय नहीं दिया जाए, क्या दिया जाए, समय में अंतर दिया जाए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग AB/A-B गुना टी। AB/A-B गुना टी, यह फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं, जब किसी दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए, उन सभी जगहों पर इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। और खास करके ऐसे क्वेश्चन में तो करते ही करते हैं। जहां ए के जगह पहला चाल, तो पहला चाल बताइए क्या है, पहला बार चाल क्या है इसका, पहला बार चाल है इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5। दूसरा दिन इसका स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 यहाँ पे स्पीड रखिएगा। बट्टा में A - B, तो A - B कितना हो जाएगा, 1।
ए के जगह 5, बी के जगह 6, तो 5 में से 6 माइनस करिएगा, -1, नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही रहने देना है, तो 1 हो जाएगा। और गुना टी यानी कि अंतर वाला समय, तो कितने मिनट का अंतर आया है, 12 मिनट का। केवल देख लीजिए यह जो 12 है वो मिनट के रूप में है, बाकी देख लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 मिनट के रूप में है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में है, इसलिए समय जो मिनट के रूप में दिया है उसको आवर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो समय मिनट के रूप में अगर मिले तो उसमें 60 से भाग जरूर करिएगा, जिससे यह आपका आवर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको। 12 पंचे 60 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 यानी वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन का अपना जवाब दे सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे हम जवाब दे सकते हैं। सीधे अगर फॉर्मूला पता है, एक दिन 5 एक दिन 6, तो 5 गुने 6 यही तो लिखेंगे ना, बट्टा में इसका अंतर कितना का, 1 का, गुना एक दिन 7 मिनट की देरी 5 मिनट पहले, तो देरी और पहले अंतर जोड़कर तो 12 और मिनट है तो 12 बट्टा 60 हो जाएगा। बस 12 पंचे 60, 60 कैंसिल, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6। बस इतना सा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो। आगे बढ़िए, यह भी एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस का है जो अक्सर रिपीट करते हुए देखा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बस की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यह मूल स्पीड है, लेकिन रुक रुक कर चलने के कारण इसका स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो प्रति घंटा बस कितने समय के लिए रुकती है। आप देखते होंगे जो रिंग सर्विस का बस होता है, जो पैसेंजर को ना प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक चौक चौराहे पे पैसेंजर को उतारता भी है और फिर वहां से चढ़ाता भी है, तो वह रुक रुक के जाता है। तो मूल स्पीड तो बस का 54 है, लेकिन रुकने के कारण, रास्ते में रुकने के कारण उसका स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता है। तो हमें यह बताना है कि प्रति घंटा बस कितने समय के लिए रुकता है। तो कैसे बनाते इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर नहीं रुकता तो 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाता, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाता, रुकने के वजह से 45, तो प्रत्येक घंटा में कितना किलोमीटर कम दूरी तय करता है, 9 किलोमीटर, तो 9 को ऊपर लीजिए। प्रत्येक घंटा में कितना किलोमीटर कम दूरी तय करता है, 9 किलोमीटर। इसका मतलब है कि उतने ही समय के लिए रास्ते में रुकता होगा जितने समय में 9 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए। तो 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसका स्पीड तो 54 है मूल स्पीड, तो 9/54, 9/54 यह आवर के रूप में आपका रिजल्ट आएगा। और हमें रिजल्ट चाहिए किस फॉर्म में, प्रत्येक समय के लिए कितने मिनट के लिए रुकती है, 9 किलोमीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आवर के रूप में हमें मिनट के रूप में रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 60 से। यह आवर के फॉर्म में है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, 9 छके 54, 6 दहाई 60, यानी प्रत्येक मिनट के लिए बस कितने समय के लिए रुकती होगी, 10 मिनट के लिए। सिंपल सा आपके लिए क्या तरीका हो गया, दोनों का अंतर ऊपर रखेंगे, 9 बट्टा मूल स्पीड और गुना कर देना है हमेशा कितना से, 60 से, चूंकि आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि प्रत्येक मिनट कितने समय के लिए रुकती है। बस इसका कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट करता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका भी समझिएगा। बोला है राम को 30% अंक मिले किंतु वह 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 15 नंबर इसको और चाहिए होगा पास करने के लिए। 30% नंबर मिला लेकिन 15 नंबर से यह फेल कर गया। दूसरा देखिए, मोहन को 40% अंक मिला किंतु वह उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाया। समझिएगा इस चीज को, उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए जितना भी नंबर निर्धारित था न्यूनतम, उससे 35 नंबर ज़्यादा आया। मतलब 35 इसको नहीं भी आता, कम भी आता, फिर भी यह पास कर जाता, और उसको 15 नंबर कम आया है। तो एक चीज़ आप बताइए, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि इसको 15 नंबर कम आया और इसको 35 नंबर ज़्यादा आया, तो 2 रंग है तो अंतर जोड़ के निकालेंगे, तो 15 और 35 कितना हो जाएगा, 50, यानी राम और मोहन के नंबर में अंतर कितना का, 50 का अंतर। क्लियर। राम को 15 अंक कम मिला और इसको 35 अंक, मोहन को 35 अंक ज्यादा मिला, तो दोनों के अंकों में कितना का अंतर, तो एक को 15 कम, एक को 35 ज्यादा, 2 रंग है तो दोनों में अंतर जोड़कर तो 15 और 35 50 का। तो अंतर, वास्तविक अंतर 50 का है, जबकि परसेंटेज में अंतर देखिए, इसको 30%, इसको 40%, परसेंटेज में अंतर कितना का, 10 का। तो यह जो 50 है वह 10% का मान है, 10 से भाग करिएगा 1% का मान निकलेगा। हमें टोटल मार्क्स पहले निकालना है, फुल मार्क्स क्या निकालेंगे हम, टोटल मार्क्स, कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ, यानी 100% का मान, तो 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुने 100 यानी कि टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 500। तो एग्जाम आपका हुआ था टोटल 500 नंबर का। क्लियर।
चलिए, दोनों के मार्क्स में परसेंटेज में अंतर कितना का, 10 का, और रियल अंतर 50 का। तो यह जो 50 है वह 10% का मान है, तो 10 से भाग करिएगा, 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है टोटल मार्क्स पहले निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे, टोटल मार्क्स निकल जाएगा। लेकिन बताना क्या है इस क्वेश्चन में, तो बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, यानी प्रतिशत उत्तीर्णांक। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, पासिंग मार्क्स निकालेंगे। पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, तो राम या मोहन में से किसी के भी नंबर से पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। राम को 30% नंबर आया, किसका, टोटल मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितना है, 500 है। इसका 30% नंबर आया है राम को, ठीक है, यही नंबर, इतना नंबर राम को आया है। लेकिन इतना नंबर ला के राम पास नहीं किया, वो 15 नंबर से क्या हुआ है, फेल हो गया है। तो इतना नंबर ला के 15 नंबर से फेल हो गया, मतलब इसके अलावा 15 नंबर और चाहिए उसको पास करने के लिए। टोटल मार्क्स का 30% के अलावा 15 नंबर और चाहिए, तभी राम पास कर पाएगा। मोहन का 40% से 35 कम भी आता फिर भी पास कर जाता, तो इसके 40% से 35 कम पासिंग मार्क्स होगा। जबकि राम के नंबर के 30% से 15 नंबर, यानी राम के मार्क्स से 15 नंबर और ज़्यादा चाहिए, तभी तो पास करेगा ना। 30 अंक मिले, 15 नंबर से फेल हो गया, मतलब 30% के अलावा 15 नंबर और चाहिए। अब सोल्व करिए, प्रतिशत से देखिए डबल जीरो कैंसिल, चूंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 50 गुने 30 3, 150 प्लस 15 यानी 165। तो पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 165 नंबर चाहिए। आमतौर पे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है यहीं तक में कि टोटल मार्क्स बताइए, तो टोटल मार्क्स तो 500 हो गया। लेकिन हमसे इस बार पूछ दिया है कि कितना प्रतिशत नंबर चाहिए पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम निकाले पासिंग मार्क्स की, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 165 नंबर चाहिए। अब परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 165 नंबर चाहिए पास करने के लिए, कुल कितना में, कुल तो 500 नंबर का एग्जाम हुआ है। प्रतिशत के लिए गुना कर लेंगे 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तो यही तरीका है। डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से काटेंगे 33, ऊपर प्रतिशत बचा हुआ है, यानी पास करने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर देखिए, तीसरा साल तो 2400 था। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक 1 साल बाद जो भी आपका राशि होता है, 1 साल के बाद जो भी आपका ब्याज होता है उसको मूलधन में ऐड कर लिया जाता है और अब उस राशि पर ब्याज जोड़ा जाता है। मतलब हर बार, जैसे तीसरे साल तक 2400 था ना, तो अब 2400 पर ब्याज जोड़ा जाएगा। चौथा साल कितना हो गया, 2520। तो वृद्धि कितना का हुआ धन में देखिए, 2520 हो गया 2400 से, कितना का वृद्धि हुआ, 120 का। अच्छा, ये जो 120 रुपया ब्याज जोड़ा गया होगा, अब किस पे जोड़ा गया होगा, 2400 पे। 2400 पे क्यों जोड़ा गया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है ना कि मिश्रधन पे ब्याज जोड़ा जाता है। तो तीसरा साल तक राशि 2400 हो चुका था, अब 2400 पे ब्याज जोड़ा जाएगा। चौथा साल तक 2520 हो गया था, तो 5वां साल ब्याज किस पे जोड़ा जाएगा, 2520 रुपए पे जोड़ा जाएगा बस। तो यह 120 रुपए ब्याज जोड़ा गया है किस पे, 2400 पे। अब इसी को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है कि 120 रुपया ब्याज है 2400 पे, मतलब कितना परसेंट ब्याज जोड़ा गया है। काटे इसको, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 24 पंचे 120 यानी 5% ब्याज जोड़ा गया है। और 1 साल में जितना प्रतिशत ब्याज जोड़ा जाता है ना, वही रेट होता है। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 1 साल में जितना प्रतिशत ब्याज जोड़ा जाए या जो भी धन में वृद्धि होगा, जितना प्रतिशत धन में वृद्धि होगा वही आपका कहलाता है रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमें इसमें पकड़ना है। तरीका देख लीजिए क्या होता है। देखिए 5 का जनरल पावर कुछ नहीं है तो जनरल पावर 1, किसी भी संख्या का जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1, और करनी में कुछ ना रहे तो 2। वैसे भी रूट के लिए हम पावर 1/2 लिखते हैं, तो रूट 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/2। इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, बेस कितना है 4, करनी में 3 है, जनरल पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, 4 का पावर 1/3 लिखेंगे। इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/5 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, बेस तो 3 है, 3 का पावर 1/7। जनरल पावर किसी भी संख्या का कुछ भी नहीं है ना, तो 1 होगा। और जो नुकीला पावर है हमेशा बट्टा में, यहाँ कुछ नहीं तो 2, 2 बट्टा में, यहाँ कुछ नहीं तो 3, 3 बट्टा में, 5 बट्टा में, 7 बट्टा में, ठीक है, बाकी तो बेस है। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तरीका यह है कि प्रत्येक के बट्टा वाला का आप एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा बट्टा वाला का। तो देखिए 2 तिया 6 पंचे 30 सते 210, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 210। अब इसका एलसीएम निकालना है तो 2 3 5 7 कोई किसी से कटेगा नहीं,
किसी में कुछ कॉमन है नहीं, तो सबका जो गुणनफल होगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो किसका एलसीएम लिए? प्रत्येक के बट्टा वाला का। जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही करना है, बेस को वैसे ही रहने दीजिए 5। अब पावर का क्रिया करिए। देखिए तरीका यह है कि प्रत्येक के नीचे वाला से भाग करिए एलसीएम में और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 2 से भाग करेंगे 210 में तो 105, 1 में 105 से गुना करेंगे तो 105, तो 5 का पावर 105 हो गया। बेस 4 है तो 4, 3 से भाग करेंगे 210 में तो 3 7 21, 1 में 70 से गुना तो 70 हो जाएगा। बेस 2 है तो 2, 5 से भाग करेंगे 210 में कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 42 पंचे 110, तो 1 में 42 से गुना करेंगे। आगे देखिए अगला का बेस 3 है तो 3, 7 से भाग करेंगे 210 में, 7 तिया 21, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए। यानी प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना, यही मेथड हमारा चलेगा। अब हमें क्या चुनना है? यहाँ से हमें चुनना है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा संख्या देखिए कौन है? सबसे बड़ा बेस किसका है? इसका। तो इसका बेस भी सबसे बड़ा है और पावर भी सबसे बड़ा है, देख लीजिए। बाकी के पावर से इसका पावर सबसे ज़्यादा है और बाकी के बेस से भी इसका बेस सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा वैल्यू आपका यही हो जाएगा 5 का पावर 105। और यह किसके लिए आया है? इसके लिए आया है जिसका बेस 5 है। तो बेस 5 तो इसी का है ना, √5 का, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा √5। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? √5। क्लू इसमें ऐसा मिल जाएगा जिससे आप सबसे बड़ी संख्या आराम से चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस अगले क्वेश्चन को देखिए। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि x का पावर ABC दिया जाए तो वैसे केस में इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 होता है। ठीक है, x का पावर ABC के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए ना, सबका आंसर क्या होगा? आपका 1 होगा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए बेस यहाँ पे क्या है? x है तो x। आगे पावर यह भी है, पावर यह भी है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। तो b + c से b - c में गुना करिएगा तो यह हो जाएगा b² - c²। फॉर्मूला तो पता ही है, a + b × a - b, सेम चीज का गुना करेंगे, एक बार जोड़ कर एक बार घटा के, तो स्क्वायर हो जाता है b² - c² इंटू यहाँ पे चलिए बेस कितना है? x। c + a से c - a में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा c² - a² इंटू आगे देखिए बेस x है तो x रहेगा, a + b से a - b में गुना करेंगे तो a² माइनस क्या हो जाएगा? आपका b² हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको सोल्व करिए। अब आपको क्या करना है? इसे सोल्व करना है। देखिएगा क्या है, प्रत्येक का बेस सेम है तो बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुटेगा। तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को जोड़िए। तो पहला का पावर b² - c², यही तो है इसका पावर, प्लस इसका पावर ऐड करिए c² - a² प्लस इसका पावर ऐड करिए a² - b²। घातांक और करनी में एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है कि बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुटेगा। तो यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, सबका बेस सेम है तो पावर को आपस में जोड़ लीजिए। बेस को एक बार लिखिए, पावर को जोड़ लीजिए। जब पावर को जोड़ने के लिए आप चलिएगा तो देखिए b² प्लस में b² माइनस में कट गया, c² प्लस में c² माइनस, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, a² माइनस में a² प्लस में कट गया, सब कट गया। तो क्या बचा? x का पावर सब घट के कटा है तो 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली 1 आया। बट हम इसके कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होता है जहाँ पे x का पावर ABC के फॉर्म में देता है ना, वहाँ हमेशा आंसर क्या होता है? आपका हमेशा आंसर 1 होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। सीरीज का क्वेश्चन है, 1 से लेकर के बढ़ते हुए 50 तक गया है और फिर वापस घटते हुए कहां तक आया है? 1 तक। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा संख्या दिखे ना, आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2500। सीरीज को पहचानिए, पैटर्न को पहचानिए क्या है। 1 से बढ़ते हुए 50 तक आया, 50 से घटते हुए 1 तक आया। तो इस सीरीज का योग जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखेगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा। छोटे से संख्या से चेक कर लेते हैं हम। 1 + 2 + 3 + 4 +3 + 2 + 1। अब इस सीरीज को देखिए, बढ़ते हुए कहां तक गया? बढ़ते हुए गया है 4 तक और घटते हुए 1 तक आया है। तो इस सीरीज में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4। 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16। इस सीरीज का योग 16 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16। मतलब इस तरीके का कोई भी सीरीज हो कि बढ़ते हुए n तक जाए, घटते हुए 1 तक आए, तो n² हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि अगर कोई संख्या 10 के पावर n-1 से 10 का पावर n-1 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो n का मान क्या हो सकता है? ठीक है, n का मान क्या हो सकता है यह सोचना है हमें कि n के जगह क्या रखे
कि इस प्रकार से बना जो भी व्यंजक हो वह 11 से विभाज्य हो जाए। तो n के जगह विषम संख्या रख के देखिए, तो 1 रख के देखिए, n के जगह 1 रखिएगा तो 10 का पावर 1 10 माइनस 1 9 आया। क्या यह 11 से विभाज्य होगा? नहीं, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। समझिए क्या बोला है कि इस प्रकार का जो भी संख्या है ना वो 11 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो n का मान क्या संभव है? तो n का मान अगर हम विषम लेंगे तो विषम संख्या रखने पर n के जगह 1 लिए तो 10 का पावर 1 10 10 माइनस 1 9 9 11 से तो विभाज्य नहीं हुआ, यानी कि विषम संख्या आंसर नहीं हो सकता है। सम रख के देखते हैं, तो n के जगह 2 रखिए, 10 n के जगह 2 तो स्क्वायर माइनस 1 10 का स्क्वायर 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा? 99 11 से कट रहा है। और आगे रख के चेक करते हैं। अगला सम संख्या 4 माइनस 1 10 का पावर 4 कितना होता है? 10,000 होगा। 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 99 9,999 हो जाएगा। 10 का पावर 4 यानी 1 पर 4 0 10,000 माइनस 1 9,999। देखिए यह भी आपका 11 से कट जाएगा। मतलब n का मान अगर आप सम संख्या रखते हैं ना, n के जगह अगर आप सम संख्या रखते हैं तो इस प्रकार से बना कोई भी व्यंजक जो होगा, चूंकि देखिए जब 10 का पावर सम संख्या रखिएगा तो 99 पेयर में आएगा। यहाँ देखिए 2 रखे हैं तो 99, 9 कितना बार आया? 2 बार। 4 रखे हैं तो 9 कितना बार आया? 4 बार। तो और फिर अगर मान लीजिए 6 रखेंगे तो 9 कितना बार आएगा? 6 बार आएगा। तो 9 अगर 6 बार आएगा तो यह आपका कट जाएगा ना, 11 9 99 11 9 99 11 9 99, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। n के जगह अगर हम लेते हैं सम संख्या तो इस प्रकार बनी कोई भी जो संख्या होगी वह आपका 11 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन एलिगेशन से, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है। पहला गिलास में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए क्या है? मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:5 का। यह है आपका पहले गिलास में। चलिए दूसरे गिलास में देखिए मिल्क और वाटर में क्या रेशियो है? दूसरे गिलास में मिल्क और वाटर में रेशियो है 6:1 का। बोला गया है कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी यानी जो कॉमन बर्तन हो ना उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो वह आपका 1:1 हो जाए। कभी कभी इसको बराबर भी बोला जाता है। बराबर का मतलब ये क्या होगा? 1:1। एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या क्या बोला है? एक गिलास में दूध और पानी में 3:5 का अनुपात, दूसरे गिलास में दूध और पानी में 6:1 का अनुपात। बोला है कि इस दोनों को किस अनुपात में मिलाए, मतलब इसका कितना मात्रा इसके कितने मात्रा में मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी में 1:1 का अनुपात हो जाए। हमें देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले सभी बर्तन के मिश्रण की मात्रा को बराबर करिए। तो यह 8 है, यह कितना है आपका? 8, 6 और 1 7 और यह कितना है? 2। तो 8 7 6, 8 7 और 2 कहाँ जाके बराबर होगा? 56 पे बराबर होगा। तो आप इसको 56 बना लीजिए। क्या बनाना है आपको? 56। देख लीजिए तो यह 8 है, इसमें 7 से गुना करेंगे 56, 7 है 8 से गुना करेंगे 56, 1 और 1 2 है, 2 से 28 से गुना करेंगे 56। मिश्रण के मात्रा को हम बराबर कर लिए। अब सबके मिश्रण का मात्रा इसका कितना था? 3 5 8। दूध पानी मिलाएंगे तभी तो मिश्रण होगा। 8 यह 7 था, यह 2 था। तो 8 7 2 कहाँ जाके बराबर होगा? 56 पे। तो सभी जगह मिश्रण के मात्रा को हम 56 कर दिए। अब ऐसा करने से देखो मान में कोई अंतर नहीं आता है। अनुपात के दोनों पद में आप 7 से गुना किए हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ऊपर नीचे 7 तो कट ही जाएगा। तो अनुपात एक चीज़ का आपको आज़ादी देता है कि प्रत्येक पदों में समान अंकों से आप गुना कर सकते हैं। अब 7 से गुना किए हैं तो यह कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 और यह हो जाएगा आपका 7 पंचे 35। यहाँ चलिए 8 छक्के कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। 8 एकम क्या हो जाएगा? 8। यहाँ देखिए 28 एकम कितना हो जाएगा? 28 और 1 में 28 से गुना करेंगे, यह भी क्या हो जाएगा? 28। अब आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई एक ही चीज़ तीनों बिंदु पर रखिएगा। तो मिल्क लेके चलते हैं। तो पहला बर्तन में दूध का मात्रा 21, ठीक है। दूसरे बर्तन में दूध का मात्रा 48 और मिश्रण में दूध का मात्रा कितना हो जाना चाहिए? 28। बस हो गया क्वेश्चन हमारा सोल्व। पहले बर्तन में दूध का मात्रा, दूसरे में और मिश्रण में। अब घटाइए, 48 में से 28 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 20। क्रॉस में घटाते हैं एलिगेशन मेथड में, ठीक है। तो 48 में से 28 माइनस करिए 20, 21 में से 28 माइनस करिए 7। हमेशा बड़का में से छोटका माइनस करिएगा। यानी किस अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा? 20:7 के अनुपात में। आप चाहे तो जहाँ पे हम दूध रखें आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन जो लीजिएगा तीनों बिंदु पर एक ही चीज़ लीजिएगा। पानी से भी आपका आंसर इस क्वेश्चन का निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत रन संख्या बताइए। देखिए बल्लेबाज वाले क्वेश्चन को बनाने का तरीका यह है कि जिस पारी के बाद का औसत रन संख्या पूछे उसको लिखिए, अपने मन से माइनस करिए 1।
19वीं पारी के बाद का औसत रन संख्या पूछा है तो हम 19 लिखिए, अपने मन से क्या किए -1। इसके बाद इसमें गुना करिए, औसत में जितना का कमी या वृद्धि होगा, कमी होगा उतना से भी, वृद्धि होगा तो भी, तो 2 की कमी तो 2 से गुना। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि कमी होगा तो प्लस कर लीजिएगा, उल्टा काम करिएगा, कमी होगा तो यहाँ पे प्लस, वृद्धि होगा तो माइनस, और लास्ट में आपको लिखना है जितना रन बनाने पर। बस 19 में से 1 माइनस करिए, 18 दूना 36, -1 करेंगे 18 दूना 36 प्लस 78, ऐड करिए कितना हो जाएगा आपका 114। 19वीं पारी के बाद का औसत रन संख्या कितना 114। पुनः समझ लेते हैं क्या करना है बल्लेबाज वाले क्वेश्चन में। जिस पारी के बाद का औसत रन संख्या पूछेगा उसको लिखेंगे, अपने मन से घटा लेना है 1। अब इसमें गुना करना है, औसत में जितना का भी कमी या वृद्धि बोले तो 2 की कमी बोला है तो 2 से गुना। अब कमी बोलेगा तो उल्टा यहाँ प्लस लिखना है, वृद्धि बोलेगा तो माइनस, और लास्ट में लिखना है जितना रन बनाने पर। यहाँ से आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अगला देखिए क्या है, अलका की शादी 10 साल पहले हुआ था, उसका वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 7/5 वर्तमान आयु, ठीक है। अलका का प्रेजेंट एज, चलिए अलका का वर्तमान आयु और उसके शादी के समय का आयु, अलका का वर्तमान आयु और उसके शादी के समय की आयु का क्या है 7/5 है, यानी कि 7:5। अलका की वर्तमान आयु 7, शादी के समय की आयु कितना 5 कि दे रखा है, उसके शादी के समय की आयु, उसकी आयु वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 7/5, 7/5 यानी कि 7:5। वर्तमान ज़्यादा होगा, शादी का समय वाला कम होगा, क्योंकि शादी का चर्चा कर रहा है तो अब से 2 साल पहले 3 साल पहले यानी पहले हुआ होगा। तो वर्तमान में अगर चर्चा करें तो वर्तमान उम्र ज़्यादा, शादी के समय का उम्र कम होगा। आगे देखिए क्या बोला है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, आप बताइए जरा कि अलका के वर्तमान उम्र और शादी के समय की उम्र में कितना का अंतर है, 2 का अंतर, जबकि बोला है शादी 10 साल पहले हुआ था तो अंतर 10 का होना चाहिए, तो 10 का अंतर करिए, इसके लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 5। अलका के वर्तमान उम्र और शादी के समय की उम्र में कितना का अंतर है 2 का, जबकि बोला है 10 साल पहले, तो इसको 10 का अंतर करिए, तो 2 में 5 से गुना करिएगा तो 10 साल का अंतर हो जाएगा। अब 7 पंचे 35, तो अलका का उम्र कितना साल हो गया 35, पंचे 25, शादी कितने समय में की थी 25 साल में की थी, देखिए 10 साल पहले शादी हो गया ना। अब बोला है कि अलका का एक पुत्र है, उसका आयु उसकी आयु का 1/5। अब अलका के पुत्र का आयु कितना है, अलका के आयु का 1/5, अलका के वर्तमान आयु का 1/5, तो अलका का वर्तमान आयु 35, 35 का 1/5 यानी कि 7 वर्ष। तो अलका के पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। हम अलका का वर्तमान आयु निकाल लिए, अलका की आयु का 1/5 उसके पुत्र का आयु है, तो 35 का 1/5 यानी कितना साल हो जाएगा आपका 7 साल हो जाएगा अलका के पुत्र की आयु। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से है। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को करता है 12 दिन, तो यह 12 दिन का जो समय लगता है ना वह किसको लगता है ए और बी को। आगे देखिए फिर बोला है बी और सी जो है ना वह मिलकर किसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है, यह 15 दिन समय है बी और सी को। और फिर सी और ए जो है ना यह दोनों मिलकर किसी काम को करता है आपका 20 दिन, तो 20 दिन जो समय है वह सी और ए का है। अब आप क्या करिए कि टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क 12, 15, 20 का एलसीएम 60, 12 दिनों में 60 तो 1 दिन में 5, 15 दिनों में 60 तो 1 दिन में 4, 20 दिनों में 60 तो 1 दिन में 3। अभी एक क्वेश्चन आप नल और टंकी का बनाए थे, वही मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। अब आगे देखिए, इस काम को आप गौर से देखिए, यह काम किसका है ए और बी का, यह काम किसका है बी और सी का, और यह काम किसका है सी और ए का। तो अगर हम जोड़ते हैं 5, 4, 9, 3, 12, तो यह 12 यूनिट काम किसका होगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी सब कितना कितना बार आएगा, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, सब 2 बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें यह बताना है कि सब मिलके एक दिन में यानी एक बार आए तो कितना काम करेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट काम कब करता है तीनों मिलकर, जब पेयर के रूप में आता है। तो अगर एक एक बार आए सिर्फ तो कितना काम करेगा तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट। 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट काम कब होता है, जब पेयर 2 बार आता है। तो एक एक बार आए तो कितना यूनिट काम करेगा 6 यूनिट। तो तीनों अगर मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में, तो काम का मात्रा 60 है, और सब मिलकर एक दिन तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम, तो 60 यूनिट काम में 60/6 यानी कितना दिन का समय लग जाएगा 10 दिन का। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह जो होगा आपका 5, 4, 9, 3, 12, इसको जोड़ के हम कर लेंगे हमेशा आधा, जब पेयर के रूप में रहेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 का आधा कितना 6, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। 12 नहीं, 12 तो जोड़ा में आता है तब करता है, ठीक है। अकेले अकेले आएगा तो 6 यूनिट काम करेगा, तो 60 यूनिट काम में कितना समय 60/6 यानी कि 10 दिनों का समय लगेगा।
तो इस तरीके से आज का सेशन भी आपका हो गया है समाप्त। वापस मुलाकात होगी अगले दिन। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। और एक ज़रूरी सूचना और, अगर आप हमारे साथ हमारे मैथ फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स यानी पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 350 रुपये का कंप्लीट कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन। थैंक यू। जय हिंद।